हेलो एवरीवन। कैपिटल बजटिंग रिवीजन जो हम लोग अभी कर रहे थे उसका पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग काफी डिटेल में डिस्कस किए थे एनपीवी, कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, इंपैक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, इंपैक्ट ऑफ टैक्सेशन, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पीवी फैक्टर का और क्या क्या नाम था, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहे, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट रहे, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्ट रहे तो डिसीजन क्राइटेरिया क्या रहेगा, सब बात किए थे। ये वीडियो में हम लोग बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है कैपिटल बजटिंग का उसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम लोग का मेथड जो शुरू कर रहे हैं वो है पेबैक पीरियड। अब देखो, पेबैक पीरियड ट्रेडिशनल या पुराने जमाने का मेथड था। ये मेथड सबसे सिंपल मेथड है। पेबैक पीरियड क्या बताता है कि अगर आज के दिन कोई कैश जाएगा वो वापस कितने साल में मिलेगा, और वो भी विदाउट कंसिडरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे दो प्रोजेक्ट है ए और बी, टाइम पीरियड दोनों में 1-1 लाख रुपया गया, और मेरे अगले 4 साल में कितना कितना कैश आ रहा है वो दिया हुआ है, मुझे निकालना है पेबैक पीरियड। तो सीधा सीधा विजुअली हम लोग देख पाएंगे। यहां देखो 1 लाख गया, पहला साल में 60,000 मिला, सेकेंड ईयर में 40 और मिल गया, मतलब मिला के 1 लाख मिल गया। कितने साल में? 2 साल में। तो हमारा पेबैक पीरियड क्या बन जाएगा? 2 साल। ठीक। और जरा प्रोजेक्ट बी का देखें, 1 लाख गया, पहला साल में 20,000 मिला, सेकेंड ईयर में 30 और मिला के 50, थर्ड ईयर में 20 और मिला के 70, यहां मिला 50 तो एक 20, पर मेरे को तो खाली ये निकालना है 1 लाख कितने साल में मिला। तो ध्यान देना, पहला तीनों साल में मिला के 70,000 मिल गया। यानी फोर्थ ईयर में ऑल्दो मिल रहा है 50,000, पर मेरे को पेबैक पीरियड निकालने के लिए 1 लाख में से 70,000 माइनस कर खाली 30,000 चाहिए। यानी यहां पे पेबैक पीरियड कैसे मिलेगा? ध्यान देना, 3 साल जो पूरा लगा वो तो देखो पूरा लगा। फोर्थ ईयर में और कितना चाहिए? 1 लाख में 70,000 मिल गया, मतलब खाली 30,000 चाहिए। पर फोर्थ ईयर में आया कितना है? 50,000। यानी कुछ प्रोपोर्शन ऑफ ईयर में आ गया। अगर आपको कैलकुलेट करो ये कितना बन जाएगा? 3.6 ईयर। ये जो चीज हम लोग की इसको हम लोग बोलते हैं इंटरपोलेशन। काफी इजी था। पेबैक पीरियड का 2 सीरियस डिसएडवांटेज या 2 सीरियस लिमिटेशन। पहला, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है। दूसरा, एक बार पेबैक पीरियड अचीव हो गया, सोचो 2 साल में यहां पैसा मिला, यहां पे पैसा मिला 3.6 ईयर बाद, तो एक इन्वेस्टर क्या चाहेगा? जितना जल्दी पैसा मिले उतना अच्छा। तो एक उस बेसिस पे इन्वेस्टर क्या सोचेगा, यार प्रोजेक्ट ए मेरे लिए अच्छा है, 2 साल में पैसा मिल गया। पर जरा ये देखो, 2 साल में पैसा मिलने के बाद अगले 2 साल में क्या मिला? खाली 2100 रुपया। और जबकि यहां पे 30,000 मिलने के बाद और एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है? 20,000 रुपया। तो आइडियलिस्टिकली देखा जाए तो हो सकता है, श्योर नहीं है, हो सकता है प्रोजेक्ट भी बेटर हो, पर पेबैक पीरियड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पेबैक पीरियड के हिसाब से कितने दिनों में कैश आए बस वो देख, उसके आगे कैश इनफ्लो क्या मिलता है इसको इससे कोई मतलब नहीं है। और ये 2 सीरियस लिमिटेशन की वजह से पेबैक पीरियड रियल लाइफ में आज के दिन यूज नहीं किया जाता। पर एग्जाम में अगर आता तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, कितना कैश गया, विजुअली देख लो कितने साल में वापस आया है। और अगर मान लो कोई साल के बीच में आया तो जैसे हम लोग इंटरपोलेशन लगाए वैसे आप लोग लगा सकते हैं। डन। चलो, हमारा नेक्स्ट मेथड है डिस्काउंटेड पेबैक। अब डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड और पेबैक पीरियड के अंदर में कोई खास डिफरेंस नहीं था, खाली एक डिफरेंस है। पेबैक पीरियड के अंदर में 2 लिमिटेशन था, टाइम वैल्यू इग्नोर, और उसके बाद कितना कैश आया वो इग्नोर। इसमें एक लिमिटेशन को हटा दिया। देखो, नाम है डिस्काउंटेड पेबैक। नाम है डिस्काउंटेड पेबैक, यानी कैश इनफ्लो उसको डिस्काउंट किया गया है, यानी पीवी फैक्टर निकाले हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकाले हैं, यानी शॉर्ट या टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किया गया है। तो इस सिचुएशन में सब कुछ सेम रहेगा, बस खाली जैसे एनपीवी का टेबल बनाकर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते थे, एग्जैक्ट वो काम यहां पे करेंगे। एक काम करते हैं ना, एक बार इस एग्जांपल को देखते हैं जो दिया हुआ है। पहले पेबैक पीरियड निकालने का ट्राई करते हैं। प्रोजेक्ट ए 5 लाख गया, मान लो सब रुपीज लाख, 5 लाख गया, पहला साल में 1.5 मिला, अगले साल में 2 मिला के 3.5, तो 5 में 3.5 मिल गया 2 साल में। तो तीसरे साल में और कितना चाहिए? 5 में 3.5 हटा 1.5 चाहिए, पर आया तो 2.5 है।
चलिए कुछ प्रोपोर्शन ऑफ ईयर में आ गया, तो अगर आप लोग कैलकुलेट करो ये बन जाएगा 2.6 ईयर, ये है 0.6, ये बनेगा 2.6 ईयर। अब जरा प्रोजेक्ट बी देखें, 5 गया, पहला साल 0.5 आया, अगले साल 1.5 और आया, मिला के 2, तीसरे साल 2 और आया, मिला के 4, तो यहां पे 3 साल पूरा लग गया, 4 लाख आया। चलिए फोर्थ ईयर में क्या चाहिए, 5 में 4 हटा, 1 लाख चाहिए, पर आया कितना है 3, ये क्या बनेगा 3.33 ईयर। डन। ये था पेबैक पीरियड। पर यहां प्रॉब्लम क्या था, यहां पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर किया गया था, और डिस्काउंटेड पेबैक में टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर हुआ। यही वजह है हम लोग यहां पे पीवी फैक्टर निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद डिस्काउंटेड पेबैक कैलकुलेट करेंगे। मानो मेरा पी फैक्टर 10% है, टाइम पीरियड 0 में 1 आया, आगे अगर कैलकुलेट करें तो 10% माने 10/100, 0.1 में 1 जोड़ के 1.1 डिवाइड इक्वल टू 0.9091, 0.8264, 0.7513, 0.6830, 0.6209। ठीक। मेरे को पीवी फैक्टर पता है, ए और बी दोनों का अमाउंट पता है, प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा, कैसे मल्टीप्लाई करके, तो अगर आप लोग कैलकुलेट करो, ए के लिए 5 × 1 5, जाएगा 1.36, जाएगा 0.45, सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम लोग, तो देखा ये आया मेरा कैश आउटफ्लो। एक बार ऐड करेंगे मुझे क्या मिलेगा, कैश इनफ्लो। तो कैलकुलेट करके देखते हैं मेरा कैश इनफ्लो कितना आ जाएगा। आ जाएगा 6.53, जाएगा 6.48। अब जो और बाई चांस एनपीवी कैलकुलेट करने बोले, कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो, और पीआई कैलकुलेट करने बोले, कैश इनफ्लो बाय कैश आउटफ्लो, पेबैक पीरियड कैलकुलेट करने बोले, देखो कैलकुलेट किया हुआ है, और डिस्काउंटेड पेबैक बोले तो देखो पेबैक के अंदर में ये कॉलम को देखे थे, और डिस्काउंटेड के अंदर में ये वाले कॉलम को देखेंगे। तो देखो सीधा सीधा एग्जांपल, 5 गया, पहला साल 1.36 आया, कैलकुलेटर में लिख दे, अगले साल 1.65 और आया, ऐड कर मिला के 3.01, अगले साल 1.88 और आया 4.89, तो देखो भैया 3 साल पूरा लग गया, आया कितना है 4.89, तो 5 में से 4.89 हटा, क्या बचेगा 0.11, जो फोर्थ ईयर में चाहिए जिसमें कितना आता है 1.02। तो आप लोग कैलकुलेट करके देखना, ये आएगा 3.11 ईयर। सिमिलरली प्रोजेक्ट बी का भी हम लोग कैलकुलेशन इस तरीका से कर सकते हैं। चलिए पेबैक के अंदर में 2 लिमिटेशन था, डिस्काउंटेड में एक को हटाया, दूसरा अभी भी लिमिटेशन रह गया कि उसके बाद कितना कैश इनफ्लो आया, तो उसको ये भी कंसीडर नहीं करना। डन। जो नेक्स्ट हम लोग का अगला मेथड है अकाउंटिंग या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ये मेथड सीरियसली सबसे पैथेटिक मेथड में सबसे बेकार मेथड है। कारण क्या है, देखो रियल लाइफ में जब एक इन्वेस्टर डिसीजन लेगा उसके लिए रेलेवेंट होता है कितना कैश जाता है, कितना कैश आता है। प्रॉफिट अगर अच्छा है और कैश नहीं आ रहा है वो बेकार कंपनी है। प्रॉफिट कम भी है पर एटलीस्ट जितना है उतना कैश आ जा रहा है, वो एक मच बेटर, एक साउंड कंपनी है। अभी तक सारे के सारे मेथड देखो कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो को देखते थे, पर अनफॉर्चुनेटली ये मेथड अकाउंटिंग प्रॉफिट को देखता है। अकाउंटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या, जो पीए में लास्ट में नेट प्रॉफिट आता है उसको देखता है और उसके बेसिस पे डिसीजन लेता है कौन सा कंपनी अच्छा है कौन सा खराब। इससे खराब तो कुछ हो ही नहीं सकता मेथड। इसका फॉर्मूला क्या है, एआरआर मेथड में एआरआर कैलकुलेट करने का ऑन एन एवरेज नेट प्रॉफिट क्या आया
डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। या इसको कैलकुलेट करने का एक और तरीका है, एवरेज नेट प्रॉफिट क्या आया डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100 परसेंटेज बनाने के लिए। क्वेश्चन उठता है ईएटी क्या क्वेश्चन में सीधा सीधा दिया रहेगा? जनरली नहीं। ईएटी सीधा सीधा नहीं दिया रहेगा, वो मुझे कैलकुलेट करना रहेगा। तो क्वेश्चन उठता है क्या दिया रहेगा? हर साल का कैश इनफ्लो। तुम बोलेगा वो कैसे मिलता था? पहले वीडियो में पहला पार्ट में हम लोग डिटेल में डिस्कस किए थे, आप लोग देखना। सेल वैल्यू से स्टार्ट करते थे, माइनस मटेरियल माइनस वेजेस माइनस अदर कैश एक्सपेंसेस माइनस डेप्रिसिएशन मुझे ईबीटी मिलता था, माइनस टैक्स मुझे ईएटी मिलता था। तो देखो ईएटी मिला, याद करो वापस से डेप्रिसिएशन ऐड करते थे तो मुझे कैश इनफ्लो मिलता था। अब ये मेथड के अंदर में, जैसे अभी तक हर मेथड में मेरे लिए कैश इनफ्लो रेलेवेंट था, पर ये मेथड में ईएटी रेलेवेंट है। तो अगर बाई चांस क्वेश्चन में कैश इनफ्लो दे, ईएटी निकालना है तो बड़ा आसान है। ईएटी कैसे मिल जाएगा? जितना उस साल का कैश इनफ्लो आया बैक कैलकुलेशन कर, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, मुझे क्या मिल जाएगा? ईएटी। अगर बाई चांस एआरआर मेथड आया और कैश इनफ्लो दे तो हर साल डेप्रिसिएशन माइनस कर करके ईएटी में कन्वर्ट करना। 5 साल का बिजनेस है तो पांचों का ईएटी का सिंपल एवरेज लिए बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। डन। एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। मान लो एक एग्जांपल जिसमें एआरआर निकालना है। शुरू में 5 लाख गया, मान लो ये फिक्स एसेट का 5 लाख का वैल्यू है और कुछ ना बोले तो फिक्स एसेट मांगते हैं 5 लाख। मेरा हर साल का देखो कैश इनफ्लो दिया हुआ है, पर मुझे ईएटी चाहिए। तो देखो ईएटी चाहिए, कैश इनफ्लो दिया, तो मेरे को माइनस करना पड़ेगा हर साल डेप्रिसिएशन। 5 लाख मशीन का वैल्यू, लाइफ 5 साल दिख रहा है। चलिए मेरा हर साल का डेप्रिसिएशन कितना बनेगा? 1 लाख। तो हर साल माइनस कर दे 1 लाख। अब तो मेरा पहला साल कितना बनेगा? अगर हम लोग एवरेज ईएटी निकाले, पहला साल आया 0.5, नेक्स्ट ईयर में आया 1, नेक्स्ट ईयर में आया 1.5, नेक्स्ट ईयर में आया 0.5, नेक्स्ट ईयर में आया 0। कितने साल का है? 5 साल। तो कैलकुलेट करके देखना है ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 3 3.5 बाय 0. ये आएगा 0.7। तो मेरा एआरआर ए का क्या बनेगा? एवरेज ईएटी कमाए 0.7 डिवाइडेड बाय शुरू में कितना खर्चा करके 5 इंटू 100, क्या बनेगा? 14%। अगर बी का निकाले तो एवरेज ईएटी शुरू में 5 गया, 5 साल का लाइफ है तो हर साल एक एक माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। तो 0.5 माइनस 1 माइनस 0.5 या प्लस 0.5 या 1 2 1 डिवाइडेड बाय 5, ये बनेगा 0.8। तो अगर एआरआर निकाले क्या बनेगा? एवरेज ईएटी डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100, कितना बनेगा? 16%। डन। तो ये ना हमारा एआरआर मेथड। बहुत झमेला है, एक अकाउंटिंग प्रॉफिट लेता है, दूसरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी इग्नोर करता है। डन। चलिए था हमारा एआरआर। हम लोग 5 मेथड डिस्कस किए। एनपीवी पीआई पहला वीडियो में, ये वीडियो में पेबैक, डिस्काउंटेड पेबैक, अगला एआरआर, लास्ट वाला है आईआरआर। मेरा पहला क्वेश्चन उठता है आईआरआर क्या होता है? आईआरआर या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो रेट है जो एक इन्वेस्टर एक्चुअल में अर्न करता है actually earns from the project। यानी आईआरआर वो रेट है जो एक इन्वेस्टर एक्चुअल में अर्न कर रहा है एक प्रोजेक्ट से। तुमने बोलेगा ये क्या वही पीवी फैक्टर था जो आप लेते थे? नहीं, पीवी फैक्टर डिजायर था, मेरा चाहत था, मेरा इच्छा था कि कम से कम कितना कमाना है, और मेरा आईआरआर क्या है? वो रिटर्न जो असली में कितना कमाए। तो ध्यान देना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। एक जो पीवी फैक्टर था या डीआरआर था, और दूसरा आईआरआर। ये था मिनिमम रिक्वायर्ड रेट, ये है एक्चुअल रेट।
कम से कम कितना कमाना है वो है डीआरआर, असली में कितना कमाए वो क्या है आईआरआर। क्वेश्चन उठता है आईआरआर का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये बहुत आसान होता है। पहला पार्ट में अगर आप लोग ध्यान देंगे तो उस समय हम लोग एक चीज डिस्कस किए थे कि अगर बाई चांस एनपीवी 0 आए तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करते हैं। अगर एनपीवी 0 आए तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करते हैं। कारण क्या, वो एग्जैक्ट अपना डीआरआर अर्न कर लिया। जनरल एक चीज को हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, आईआरआर वो रेट है जो असली में एक इन्वेस्टर कमाया, और एक इन्वेस्टर असली में क्या कमाया वो मुझे तब पता चलेगा जब एनपीवी, जिस रेट पे एनपीवी 0 हो जाए, यानी एट आईआरआर एनपीवी शुड बी इक्वल टू 0। आईआरआर वो रेट है जिस रेट पे एनपीवी 0 होना चाहिए, यानी पीवी ऑफ कैश इनफ्लो एंड पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो शुड बी इक्वल। यानी पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो एंड पीवी ऑफ कैश इनफ्लो शुड बी इक्वल। मेरा आईआरआर वो रेट है। अब यहां पे अलग अलग सिचुएशन हो सकता है। क्या सिचुएशन? पहला रहेगा सिचुएशन 1, जब एक ही बार कैश गया, एक ही बार कैश आया। मान लो 50,000 आज के दिन गया, तो आज के दिन का टाइम पीरियड 0 माने पी फैक्टर 1। और मान लो 1 लाख रुपया मिल रहा है 6 साल बाद, तो भैया 1 लाख मिला। पर अगर ये 6 साल बाद मिला तो उसका पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे ना, उसको होते पीवी आईएफ R% कॉमा 6। तो पीवीआईएफ R% कॉमा 6 क्या बनेगा, 50,000 डिवाइड बाय 1 लाख, ये बनेगा 0.5। आप लोग को एक टेबल जरूर मिलेगा इस टाइप का, आपको दिखाते हैं। आप लोग इस टाइप का एक टेबल मिलेगा, जिसके बेसिस पे आप लोग आराम से देख सकते हैं कि इसका कितना परसेंट कमाया होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, 6 साल में 0.5 किधर आता है, ये दोनों के बीच में, तो 12% में इतना कमाए, 13 में इतना, उसके बाद इंटरपोलेशन लगा देंगे। जैसे मेरे को वो परसेंटेज चाहिए, उसको x मानेंगे, जहां पे 0.5 कमाया, तो इंटरपोलेशन कैसे लगेगा, x माइनस 12। तो x में 0.5 था और 12 में 0.5066, दोनों तरफ डिवाइड 13 माइनस 12 2.4803 13 में था, माइनस 0.5066। जैसे आप लोग सॉल्व करेंगे आप लोग को x का वैल्यू मिल जाएगा। ये वो रेट है जो इन्वेस्टर असली में अर्न कर रहा था। नेक्स्ट, चला गया। ये पहला सिचुएशन था जो काफी सिंपल वाला था। अगला सिचुएशन बनता है जब मान लो एक बार कैश गया 50,000 और मान लो 10,000 रुपया करके लगातार 5 साल आ रहा है। 10,000 करके लगातार 5 साल आ रहा है, मतलब ये एक बार नहीं, एन्युटी बन के आ रहा है, तो मल्टीप्लाई भी एन्युटी फैक्टर से करना पड़ेगा। वापस से पीवीआईएफ ए, ध्यान देना, अगर एक बार मिला तो पीवीआईएफ, हर साल मिला तो पीवीआईएफ ए माने एन्युटी। आप लोग एन्युटी टेबल में मिलेगा, उससे आप लोग आराम से ट्रैक कर पाएंगे वैल्यू कितना, अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन हो जाएगा। और मेरा तीसरा सिचुएशन बनेगा जब कैश एक बार जाएगा और हर साल आएगा, पर ध्यान देना इक्वल अमाउंट नहीं, अनइवन अमाउंट आएगा। अगर अनइवन अमाउंट आएगा तब उस सिचुएशन में मेरे को ट्रायल एंड एरर मेथड लगाना पड़ेगा, प्रॉपर एनपीवी टेबल बना के। यानी मान लो मेरा कैश आउटफ्लो टाइम पीरियड 0 का दिया हुआ है 50, मेरा कैश इनफ्लो टाइम पीरियड 1 2 3 4 5 में मान लो दिया हुआ है 20 30 50 40 80 या 20, तो मेरा पीवी फैक्टर अगर आप लोग कैलकुलेट करो, मान लो @ 10%, एग्जांपल है 10% पहला गेस किए, यहां पे प्रेजेंट वैल्यू निकाले, और मान लो अगर बाई चांस एनपीवी 0 आया तब तो एग्जैक्ट वो 10% कमाया। पर मान लो अभी भी एनपीवी पॉजिटिव आया, मतलब 10 से ज्यादा कमाया, तो अगला गैस हम लोग करेंगे मान लो 11 या 12। और ये गैस वो कैसे करते थे, ये एक अलग ही पूरा स्टोरी था जो हम लोग अपना मेन क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे।
डन। तो ये था हमारा आईआरआर या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। इसके अलावा कुछ स्पेशल डिसीजन मेकिंग सिचुएशन बनता है। क्या क्या है वो? प्रोजेक्ट हैविंग अनइक्वल लाइफ। चलिए मान लो कभी कभी मुझे डिसाइड करना है, दो प्रोजेक्ट दिया हुआ है, कौन सा मेरे लिए अच्छा है, और दोनों का लाइफ अनइवन है। मान लो जैसे दो प्रोजेक्ट है ए और बी, यहां पे एनपीवी निकालना पॉसिबल नहीं है, मान लो यहां खाली खर्चा लगता है, तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो मान लो निकाला हुआ है 8.5 लाख 6.5 लाख। ये मान लो 3 साल का है, ये मान लो 2 साल का है। तो देखो ऐसे कंपैरिजन करना गलत होगा। अगर मेरा इच्छा हमेशा क्या करेगा, वो ऑप्शन को आप करे जहां मेरा खर्चा सबसे कम लगे। तो यह खर्चा कम लग रहा है 6.5 लाख बी में, पर ध्यान दिए तो 2 साल में लग गया, और 8.5 लाख 8,50,000 लग रहा है 3 इयर्स में। तो इस सिचुएशन में मुझे पर एनम निकाल के देखना चाहिए, पर एनम के लिए डिवाइड बाय 3 या डिवाइड बाय 2 नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर हो जाएगा। हम लोग डिवाइड किससे करेंगे? 3 और 2 साल के एन्युटी फैक्टर से। चलिए अगर अनइक्वल लाइफ आए तो जैसे नॉर्मली कैलकुलेशन करता है कर लो। जब कमेंट करने का बारी आएगा कौन सा प्रोजेक्ट मेरे लिए ज्यादा अच्छा है, तो उस समय पर एनम निकालना पड़ेगा, और पर एनम निकालने के लिए डिवाइड करेंगे एन्युटी फैक्टर से। तो यहां पे हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? एनुअलाइज्ड पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। कैसे? यहां पे 8.5 लाख डिवाइडेड बाय 2.4019, ये क्या था? 12% के रेट में 3 साल का एन्युटी फैक्टर, यानी टाइम पीरियड 1, 2, 3 में जो पीवी फैक्टर आया था ना, उसको जोड़ के एन्युटी फैक्टर। और ये क्या है? टाइम पीरियड 1 और 2 में जो पीवी फैक्टर आया उसको जोड़ के एन्युटी फैक्टर। तो ये बनेगा 6.5 लाख डिवाइड बाय 1.6901। तो अगर आप लोग कैलकुलेट करते हैं, ये बनेगा 353,886, ये बनेगा 384,593। चलिए सोचो अगर बाई चांस हम लोग ये कैलकुलेट नहीं करते तो मेरा खर्चा यहां पे कम दिखता, हम लोग बोलते प्रोजेक्ट भी ज्यादा अच्छा, पर भाई ये तो 2 साल का खर्चा है, ये 3 साल का है। चलिए जैसे ही पर एनम निकाला एन्युटी फैक्टर से डिवाइड करके, अब देखो मेरा पर एनम कॉस्ट कहां पे कम आया? ए में। कौन बेटर हो जाएगा? ए। डन। अगला सिचुएशन लेते हैं। यहां तो देखो खाली कैश आउटफ्लो था, तो जहां पे खर्चा कम था। अगला सिचुएशन लेते हैं, मान लो जहां पे एनपीवी निकालना पॉसिबल है, जहां पे हम लोग एनपीवी कैलकुलेट किए और मुझे डिसाइड करना है ए और बी में कौन ज्यादा अच्छा। तो ए और बी में कौन ज्यादा अच्छा है? एनपीवी देखो दोनों का आया हुआ है, प्राइम से देख के लग रहा है बी अच्छा है, पर देखो 85,000 का एनपीवी 5 साल में आया था, 1,20,000 का 6 साल में आया है। और अगर अनइक्वल लाइफ है तो नॉर्मल कैलकुलेशन करके एनपीवी तक पहुंचे। अगर अनइक्वल लाइफ है तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? पर एनम कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ ईयर से नहीं, एन्युटी फैक्टर से डिवाइड करेंगे। तो मेरे को क्या मिलेगा? एनुअलाइज्ड एनपीवी कितना आया? तो अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा? 85,000 डिवाइडेड बाय 3.605, आएगा 1,20,000 डिवाइडेड बाय 4.112। ये बनेगा 23578। ये बनेगा 29183। तो देखो मेरा पर एनम एनपीवी भी बी में बेटर आया। हम लोग किस ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे? बी को। तो एक सिंपल सा बात था कि नॉर्मल कैलकुलेशन करने के बाद अगर बाई चांस अनइक्वल लाइफ आया तो हम लोग डेफिनेटली डिवाइड करेंगे एन्युटी फैक्टर से पर एनम एनपीवी या कैश आउटफ्लो निकालने के लिए। नेक्स्ट हमारा सिचुएशन बनता है कैपिटल राशनिंग का। कैपिटल राशनिंग का मतलब क्या? कैपिटल राशनिंग वो सिचुएशन हुआ जब मेरे पास लिमिटेड फंड रहे पर अनलिमिटेड प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट रहे, तो हम लोग सारा प्रोजेक्ट तो कर नहीं पाएंगे। आप किस प्रोजेक्ट को ले किस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करें, ये डिसाइड करना है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। तो देखो मान लो मेरे पास अवेलेबल फंड है 10 लाख, मेरा 5 प्रोजेक्ट है ए बी सी डी ई, पांचों में कैश आउटफ्लो दिया हुआ है, कितना कितना लगेगा प्रेजेंट वैल्यू करके। हर एक का मान लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन्फो निकाला हुआ है, तो सब में देखो मेरा पीवी ऑफ कैश इन्फो ज्यादा है आउटफ्लो से। यदि मन करेगा हर एक प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर ले,
पर भाई हर एक प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए इतना खर्चा करना पड़ेगा। मिला के देखो कितना आएगा, 8 5 13 4 17 2 19 1 20, पर पैसा कितना है 10 लाख। पैसा है 10 लाख पर सारे प्रोजेक्ट में लगने वाला है 20 लाख। तब क्वेश्चन उठता है क्या करें, कोई भी प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर किसी को रिजेक्ट कर, वो कैसे निकालेंगे? वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करो जिसमें एनपीवी ज्यादा है, नहीं। वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करो जहां पे हर 1 रुपए के आउटफ्लो पे मैक्सिमम इनफ्लो मिलता है। देखो जब भी कोई चीज का कमी होता है ना, मेरा उद्देश्य क्या है, उसके हर 1 रुपए को, हर एक चीज को ढंग से यूज करें। यानी हर 1 रुपए के आउटफ्लो पे जो मेरे को मैक्सिमम इनफ्लो देगा, हर 1 रुपए के आउटफ्लो पे जो मेरे को मैक्सिमम इनफ्लो देगा, उसको एक्सेप्ट कर। और ये कैलकुलेशन कौन करके बताता है? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इसका फॉर्मूला क्या बनता है? पीवी ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। तो 10 बाय 1 10, 16 बाय 2 8, 20 बाय 4 5, 32 बाय 8 4, 30 बाय 5 6। अब जरा एक और रैंकिंग दे। तो देखो इसका रैंक 1, इसका रैंक 2, इसका रैंक इसका रैंक 3 आएगा। इसका रैंक 4 आएगा, इसका रैंक 5 आएगा। तो मेरा उद्देश्य क्या रहेगा? वो 10 लाख रुपए को उस तरीका से इन्वेस्ट करें जहां पे रैंक 1 में पहले रुपया जाए, यानी पहले प्रोजेक्ट ए करेंगे। कितना कैश आउटफ्लो लगाएंगे, कितना परसेंटेज ऑफ प्रोजेक्ट को लिए? तो पहले प्रोजेक्ट ए लिए 1 लाख रुपया गया, कितने परसेंट? पूरे प्रोजेक्ट को कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, रैंक 2 में कौन आ रहा है? प्रोजेक्ट बी, इसमें 2 लाख रुपया और गया, पूरा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हुआ। अगला रैंक 3 में प्रोजेक्ट ई 5 लाख गया, पूरा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हुआ। पर थोड़ा ध्यान देना, मेरा 8 लाख रुपया चला गया, बचा कितना है? खाली 2 लाख। किसमें जाएंगे? प्रोजेक्ट 4 में, जिसमें लगने वाला है 4 लाख पर लगा सकते हैं खाली 2 लाख, यानी पूरे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं किए, खाली 2 आउट ऑफ 4 इंटू 100, यानी 50% को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। ठीक, यानी जो एनपीवी आने वाला है ना प्रोजेक्ट सी का, उसका पूरा नहीं मिलेगा, उसका खाली 50% हम लोग को मिलेगा। तो ये था हमारा कैपिटल रैशनिंग, अगर डिविजिबल प्रोजेक्ट है तब। पर वही अगर मान लो इनडिविजिबल प्रोजेक्ट है, तब इस केस में हम लोग अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के देखेंगे, जिसके द्वारा मेरा फंड भी अनयूटिलाइज ना रहे और मेरा एनपीवी मैक्सिमम हो जाए। डन। जो लास्ट मेरा एक डिसीजन मेकिंग होता है रिप्लेसमेंट डिसीजन। मेरा रिप्लेसमेंट डिसीजन काफी बार एग्जाम में, काफी तो नहीं, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। इसका कंसेप्ट कुछ बड़ा सिंपल सा बताते हैं। रिप्लेसमेंट डिसीजन, मान लो आज के दिन एक बार टाइमलाइन बनाते हैं। मान लो एक मशीन हम 2 साल पहले खरीदे थे 5 लाख में। ठीक, 2 साल पहले खरीदे थे 5 लाख में, 2 साल में डिप्रिशिएट होने के बाद मान लो इसका वैल्यू हो गया है आज के दिन 3,80,000। ठीक, बुक वैल्यू। अब मेरे मन में एक विचार आया, तो एक काम करते हैं, क्यों ना इस मशीन को रिप्लेस करते हैं एक नई मशीन के साथ, और तो ये मशीन भी अगले 6 साल चल जाएगा। पर मेरे मन में विचार आया, काम करते हैं इस मशीन को रिप्लेस करते हैं एक नई मशीन के साथ। क्यों? उसमें कैपेसिटी शायद ज्यादा होगा। क्यों? वो बेटर टेक्नोलॉजी का होगा। क्या कारण है? शायद उसमें हर साल का जो वेरिएबल कॉस्ट लगता है वो कम लगेगा। तो हम पता किए, अगर आज के दिन उसको खरीदे तो उसका परचेज वैल्यू आज के दिन बनता है 10 लाख रुपया। अब जरा सोचो, अगर 10 लाख रुपए का वो मशीन खरीदने वाले हैं, तो पुराने वाले को हम आज क्यों रखें? हम आज के दिन मार्केट में जाके बेचना चाहेगा। तो संगे संग ये भी पता किया कि आज के दिन इसका मार्केट में वैल्यू क्या चल रहा है। मान लो इसका मार्केट में वैल्यू चल रहा है 3.5 लाख। स्टोरी समझ में आ रहा है? अब मेरा हम क्या बोले, ये पुराना मशीन रहता वो भी 6 साल क्यों चलता,
नया मशीन में मेरा 6 साल जरूर चलेगा, पर मान लो पुराने मशीन के अंदर में मेरा सेल हर साल खाली हम 10,000 यूनिट करके बेच पाता, पर मान लो मेरे नए मशीन के अंदर में हम 18,000 यूनिट करके बेच पाएगा, तो डेफिनेटली मेरा फायदा तो है। और 6 साल जब खत्म हो जाएगा तो मेरा दोनों मशीन कोई काम का नहीं रहेगा, और इसका स्क्रैप 6 साल बाद मान लो होगा 2 लाख रुपया, और अगर इसको ही कंटिन्यू करते तो उसका स्क्रैप मान लो 6 साल बाद होता 50,000 रुपया। ठीक, और मेरे को ये डिसाइड करना है कि हम लोग ये नई मशीन से रिप्लेस करें या ना करें। सिंपल डिसीजन। पहला क्वेश्चन उठता है, आज 2 साल पहले जो 5 लाख रुपए में खरीदे थे, क्या वो इंफॉर्मेशन मेरे लिए आज के दिन रेलेवेंट है? आंसर है नहीं। देखो, हम लोग आज के दिन टाइम पीरियड 0 में लिए हैं, टाइम पीरियड 0 में खड़े हैं। हम लोग को खाली वही चीज से मतलब है कि अब और कितना कैश जाएगा, अब और कितना कैश आएगा। जो ऑलरेडी पास्ट में लग गया उसको बोलते हैं सन कॉस्ट, डूब गया वो कॉस्ट, उसके बारे में सोच के फायदा नहीं है। अब आगे फ्यूचर में कितना कैश लगेगा, कितना कैश आएगा, खाली वही सोचना है। तो क्वेश्चन उठता है, नए मशीन से रिप्लेस किया कितना लगेगा? 10 लाख। 10 लाख लगेगा, पर पुराने वाले को 3.5 लाख में बेच देंगे तो मेरा नेट में खर्चा क्या लगेगा? 10 माइनस 3.5 लाख, 6.5 लाख। यानी आज के दिन मेरा कॉस्ट क्या लगेगा? नए मशीन का कॉस्ट माइनस पुराने वाले को स्क्रैप में बेच के क्या मिला। तो तुम बोलेगा आज के दिन का जो बुक वैल्यू है ये भी रेलेवेंट नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। रेलेवेंट क्या है? कितना कैश जाएगा, कितना कैश आएगा, ये तो बुक वैल्यू में पड़ा है, बुक्स में पड़ा है। कैश जाएगा 10 लाख, आज के दिन बेच दिया कितना मिलेगा? 3.5, नेट में 6.5 कैश आउटफ्लो। अब ये करने के से मेरा हर साल फायदा होगा, तो हर साल अगर बेनिफिट होगा तो एक इनकम स्टेटमेंट बनाकर देख लेंगे। ओल्ड मशीन और न्यू मशीन के साथ एक इनकम स्टेटमेंट बना के देख लेंगे, जहां पे सेल में सारा कॉस्ट माइनस कर देंगे, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्स, ईएटी आ जाएगा, एड डेप्रिसिएशन, कैश इन्फो आएगा। ऑब्वियस बात है नए वाले में कैश इन्फो ज्यादा आएगा। मान लो पुराने वाले में आ रहा है, एग्जांपल देते हैं, मान लो पुराने वाले में कैश इन्फो आता, मान लो हर साल का आता 2 लाख, मान लो नए वाले में कैश इन्फ्लो हर साल का आएगा 3,60,000, या मान लो 4.5 लाख। तो देखो 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये खर्चा करने की वजह से मेरा हर साल का बेनिफिट होने वाला है 2.5 लाख रुपए का रेवेन्यू कैश इन्फ्लो हर साल। और एक और बेनिफिट मिलेगा आखिरी साल में कि नई मशीन में 2 लाख का फायदा होगा, लेकिन पुराने वाले को रखते तो खाली 50,000 का, तो वहां पे भी इंक्रीमेंटल फायदा कितना होगा? 1.5 लाख का। जब एक सिंपल इक्वेशन बनेगा, आज के दिन 6.5 लाख गया कैश आउटफ्लो, मेरा हर साल कितना इंक्रीमेंटल कैश इन्फ्लो आया, तो ओल्ड न्यू दोनों का देखिए कितना इंक्रीज हुआ हर साल। और एक इंक्रीमेंटल स्क्रैप रियलाइजेशन, पुराने वाले में 50,000 मिलता, नए वाले में 2 लाख, उसमें फायदा हो रहा है 1.5 लाख का। फिर सीधा कंपेयर करके देखेंगे मेरा फायदा हुआ है नुकसान। तो देखो रिप्लेसमेंट डिसीजन में क्या रहा, नए मशीन का कॉस्ट मेरे केस में 10 लाख माइनस पुराने वाले को बेच के क्या मिला? 3.5, नेट में लगा 6.5 लाख आज के दिन टाइम पीरियड 0 में। इससे मेरा फायदा होगा, एक हर साल कैश इन्फ्लो बढ़ेगा, आइदर सेल बढ़ेगा या वेरिएबल कॉस्ट गिरेगा नेट ऑफ टैक्सेस करके। और एक अगर दोनों मशीन को हम लोग आखिरी साल तक रखते तो कितना मेरा एक्स्ट्रा फायदा होता नए में, वो भी इंक्रीमेंटल स्क्रैप रियलाइजेशन लेंगे, कैलकुलेट करके देखेंगे। अगर स्टिल एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है तो नया मशीन से रिप्लेस कर, अगर नेगेटिव आया तो मत रिप्लेस कर। डन। एक आखिरी बात, रेलेवेंस ऑफ कॉस्ट, छोटा छोटा सा बात है 2-3। मैंने रेलेवेंट कॉस्ट क्या है? पहला, क्या सन कॉस्ट रेलेवेंट होता है? आंसर है नो, इररेलेवेंट। सन कॉस्ट का मतलब क्या? वो कॉस्ट, सन कॉस्ट का मतलब क्या? वो कॉस्ट जो ऑलरेडी पास्ट में लग गया। तो जो ऑलरेडी पास्ट में लग गया उसको कैपिटल बजटिंग में लाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कैपिटल बजटिंग में मेरे को डिसीजन आज लेना है किसके बेसिस पे, कितना फ्यूचर में खर्चा करें, कितना फ्यूचर में इन्फ्लो आएगा। जो ऑलरेडी लग गया वो तो लग गया, उसके बारे में आज के दिन सोच के कोई फायदा नहीं है। तो अगर लाइसेंस पे सन कॉस्ट रहे, इग्नोर मारना। अगला हमारा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या रेलेवेंट है? बिल्कुल है।
अगर मान लो हमने एक नया मशीन बना रहे हैं, एक नया मशीन खरीदे, जिसको खरीदने की वजह से मेरा फायदा हो रहा है 50,000, और वही अगर पुराने वाले को कंटिन्यू करते उससे फायदा होता 30,000, तो भैया नए लाने की वजह से पुराना 30,000 खो रहे हैं ना। तो लोग ये नहीं बोल सकते मेरा फायदा 50,000 का हुआ, मेरा फायदा 50 माइनस 30, नेट में 20,000 का हुआ। जैसे हम लोग जस्ट रिप्लेसमेंट डिसीजन में देखे भी, चलिए अगर जैसे एक हम लोग जब अपने बुक का क्वेश्चन भी करते थे, तो एक हॉस्पिटल का क्वेश्चन आता था जहां पे एक कंपनी के पास आज तक डायग्नोस्टिक मशीन नहीं था, तो एक क्लिनिक को रेफर करता था, वहां से वो कमीशन कमाता था 10,000 रुपया पर एनम करके। पर जब ये खुद ही वो मशीन खरीद लिया तो ऑब्वियस सा बात है रेफर नहीं करेगा, तो अब इस केस में वो कमा रहा है 25,000 पर एनम करके। जब जो भी खर्चा किया उससे बेनिफिट 25,000 का नहीं हुआ, 25,000 का तो हुआ, पर जो कमीशन 10,000 का कमाते अब वो कमाना खो दिए, तो मेरा नेट में फायदा कितना होगा? खाली 15,000 का। तो क्वेश्चन उठता है क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेलेवेंट है? बिल्कुल रेलेवेंट है। ठीक। और तीसरा हमारा है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट मतलब क्या? कोई भी डिसीजन को लेने की वजह से अगर बाई चांस मेरे पॉकेट से कुछ खर्चा हो रहा है तो क्या वो रेलेवेंट है? एकदम है। पूरे कैपिटल बजटिंग में मेरे डिसीजन को लेने की वजह से, डिसीजन को लेने की वजह से अगर कोई कैश आउटफ्लो, कैश इनफ्लो होता है वो रेलेवेंट होता है, तो ये भी रेलेवेंट है। अगला, अगर बाई चांस कोई एलोकेटेड ओवरहेड है, एलोकेटेड कॉस्ट है, तो क्वेश्चन उठता है क्या वो रेलेवेंट रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा, वो होगा इररेलेवेंट। तुम लोग बोलेगा क्यों? वर्ड क्या है? एलोकेटेड ओवरहेड। एलोकेटेड ओवरहेड का मतलब क्या? मान लो मेरे हेड ऑफिस में रेंट का खर्चा लगता है, और मान लो हम साल भर में 5 प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब हेड ऑफिस वाला क्या किया? वो हेड ऑफिस के रेंट के खर्चा को 5 प्रोजेक्ट में इक्वली बांट दिया, एलोकेट कर दिया। तो जब कैपिटल बजटिंग बनाएंगे तो क्वेश्चन उठता है क्या मेरे को उस कॉस्ट को लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम ये प्रोजेक्ट करें या ना करें वो रेंट का खर्चा तो एनीवेज लगेगा। तो ऐसा तो नहीं है ना वो प्रोजेक्ट करने की वजह से मेरा खर्चा बढ़ रहा है, अगर बढ़ रहा है वो आएगा, पर जो ऑलरेडी लगने वाला था उसका कुछ प्रोपोर्शन निकाल के अगर हम एलोकेट कर दे तो इस प्रोजेक्ट के लिए थोड़ी लगा, वो तो ऐसे ही लगता। इस वजह से उस कॉस्ट को हम लोग अपने कैपिटल बजटिंग के कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे। डन। तो हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस किए पूरा का पूरा कैपिटल बजटिंग के हर एक छोटे से छोटे टॉपिक और कंसेप्ट को। डन। चलो बाय।